हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। तो अब हम इस पार्ट में जो कि आपका पार्ट नंबर 16 है, इसमें हम यूनिट जो आपकी 8 है जिसको हम एटम और न्यूक्लियाई बोलेंगे, उनके जो नियम वाले साइंटिस्ट नेम वाले जो टॉपिक हैं उन पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको पता है एटम्स में हम रदरफोर्ड मॉडल और आप बोर मॉडल की बात करते हैं, तो रदरफोर्ड मॉडल क्या है उसके बारे में देखेंगे, कंक्लूजन क्या निकला था वो देखेंगे, बोर्स के मॉडल के जो पोस्टुलेट्स थे वो समझेंगे और साथ ही साथ में उनमें कमियां क्या थी वो भी समझेंगे। तो इनसे ही आधारित कई क्वेश्चंस मैंने देखे हैं कि लास्ट ईयर्स के पेपर में पूछे गए हैं, तो समझते हैं। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं टॉपिक रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, तो सबसे पहले नोट करने वाली बात है, परमाणु के नाभिकीय मॉडल की खोज किसने की थी? तो आप याद रखिए, परमाणु के नाभिकीय मॉडल की खोज करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो रदरफोर्ड थे। ये डायग्राम जो दिख रहा है इसको अल्फा पार्टिकल स्केटरिंग मॉडल भी कह सकते हैं, अल्फा पार्टिकल अल्फा कण प्रकीर्णन मॉडल भी कह सकते हैं, या रदरफोर्ड का मॉडल भी कह सकते हैं। तो ये क्या है समझते हैं रदरफोर्ड के मॉडल को। तो पहला लिखा है, पहला इसके हम फोर्थ पॉइंट में समझेंगे। पहला पॉइंट समझते हैं। देखिए ये क्या दिया, एक परमाणु का मतलब मॉडल दिया हुआ है, यहां पर ये अल्फा कण इस पर इसका इस मतलब स्ट्राइक हो रहे थे, तो कुछ अल्फा पार्टिकल बिना कुछ डिफ्लेक्शन के सीधे चले गए थे, कुछ कुछ एंगल से स्केटर्ड हुए थे और कुछ वापस भी आ गए थे। तो वही कंक्लूजन यहां पर लिखा है, देखते हैं पढ़ते हैं। परमाणु के समस्त द्रव्यमान और समस्त धनावेश उसके केंद्र पर बहुत ही छोटे भाग में स्थित होते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं, संकेंद्रित होते हैं। क्या कहते हैं? मतलब हम कहें कि जो एटम का बहुत बड़ा पार्ट जो है या परमाणु का बहुत बड़ा भाग जो है वो उसमें द्रव्यमान की जगह जो केंद्र रहता है, केंद्र में ही सारा सारा धनावेश केंद्रित रहता है, एक छोटा सा भाग रहता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट समझ में आया होगा। चलिए दूसरा पॉइंट समझते हैं। नाभिक का आकार एक फर्मी के क्रम, एक फर्मी का मतलब है 10 की घात -15 मीटर के क्रम का होता है, जो परमाणु के आकार की तुलना में 10 की घात 5 गुना छोटा होता है। ठीक है, मतलब नाभिक का आकार परमाणु के आकार की कंपेयर में कितना होता है? 10 की घात 5 गुना छोटा होता है। ये दूसरा हमें रदरफोर्ड मॉडल से पता चला। तीसरा समझते हैं बच्चों। नाभिक के चारों ओर 10 की घात -10 मीटर मतलब 1 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या वाले खोखले गोले के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। क्या रहते हैं? इसमें इलेक्ट्रॉन्स वितरित रहते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें जो एटम जो होता है, परमाणु जो होता है, जिसमें धनायन या धनावेशों की संख्या बराबर होती है ऋणावेशों की संख्या, तो इसलिए ये जो परमाणु होता है वो क्या होता है? विद्युत का उदासीन होता है। ये भी हमें रदरफोर्ड मॉडल से पता चला है। लास्ट पॉइंट समझते हैं इस मॉडल का। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं रहते हैं। ठीक है, ये परमाणु जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं रहते हैं, ये वृत्तीय मार्ग में नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, और वृत्तीय गति के लिए आवश्यक इनको बल मिलता है, वो अभिकेंद्रीय बल मिलता है, और ये नाभिक के धनावेश और इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाले स्थिर विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। मतलब किसी भी चीज को, जैसे कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूम रहे हैं, तो इसके लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स जिसको अभिकेंद्रीय बल कहते हैं वो जरूरी होता है। तो ये क्रिएट करने वाला कौन होता है? इसको अभिकेंद्रीय बल को, अभिकेंद्र बल को, तो ये क्रिएट करने वाला है स्थिर विद्युत बल या कूलॉम का जो बल है वो उसको क्रिएट करता है। तो हमने ये रदरफोर्ड मॉडल को समझा है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद में आते हैं बोहर के क्वांटम प्रतिबंध और आवृत्ति प्रतिबंध क्या है। मतलब बोहर मॉडल पर आ गए हैं, तो पहला हम समझते हैं बोहर के क्वांटम प्रतिबंध। ये कई बार पूछा गया है ना। बोर्स क्वांटाइजेशन, बोर्स क्वांटम कंडीशन, है ना। तो अधिकतम संभव, देखिए क्या बोलता है, ये पॉइंट को समझते हैं। अधिकतम संभव कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर घूम सकता है जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणक होता है। मतलब जिनका कोणीय संवेग क्या हो, कोणीय संवेग जो है वो क्या होता है? कोणीय संवेग L जो होता है n टाइम्स h/2π, जहां
जहां n क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या है, मुख्य क्वांटम संख्या है। ओके, जो 1 2 3 नाभिक से ऊपर की ओर हो सकता है। और h क्या है, प्लांक नियतांक है जिसकी वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻23 या +23 जो भी है 10 टू द पावर में होता है, मतलब एक प्लांक नियतांक है। और पाई तो आपको पता ही है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो बोर का क्वांटम प्रतिबंध क्या है। ठीक है, मतलब एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो n टाइम्स h अपॉन 2 पाई होता है, जहां पर h प्लांक नियतांक और n मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। h प्लांक नियतांक हम पहले भी आपको बताया है, तो इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं, वैल्यू वैसे आपको इंस्ट्रक्शन में दी रहती है। ओके, दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा कौन सा है बच्चों, दूसरा हमारे पास आता है बोर का आवृत्ति प्रतिबंध। दूसरा क्या आता है, बोर का आवृत्ति प्रतिबंध। आवृत्ति प्रतिबंध क्या है, यदि इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा E2 की कक्षा से निम्न ऊर्जा E1 में कूदता है, मतलब ट्रांजिशन होता है, तो इन कक्षाओं की ऊर्जा में जो अंतर होता है वह विकिरण या फोटोन की के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। मतलब हम बोले कि जो पहला वाला कक्षा थी उसकी ऊर्जा E2 है, और जो दूसरी कक्षा जिसमें ट्रांजिशन हुआ है, जैसे मान लीजिए ये है, ये पहली कक्षा थी, इसकी ऊर्जा E2 है, ये E1 है, और इसमें इलेक्ट्रॉन था, और ये उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा में आता है, तो ये क्या उत्सर्जित करेगा, फोटोन उत्सर्जित करेगा, और फोटोन की जो ऊर्जा होगी वो h न्यू होगी। मतलब E2 माइनस E1 किसके बराबर होगा, h न्यू, और यही होगी फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा या विकिरण की ऊर्जा। जहां पर h फिर से प्लांक नियतांक आ गया है और न्यू क्या है, आवृत्ति है। तो ये बोर के क्वांटाइजेशन कंडीशन समझ में आ गई होंगी, ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका भी। ओके, आगे देखते हैं बच्चों। आगे देखते हैं तो बोर मॉडल के प्रमुख अभिग्रहित या परिकल्पनाएं 2019 और 2023 में पूछा गया है। या तो अभिग्रहित करके पोस्टुलेट्स करके पूछ लेते हैं, परिकल्पनाएं करके पूछ लेते हैं। तो इसकी 4 परिकल्पनाएं हैं, ये 4 पोस्टुलेट्स हैं बोर के। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर समझा देता हूं। ओके, तो पहला परिकल्पनाएं या फिर हम कहें अभिग्रहित समझते हैं, पोस्टुलेट समझते हैं, परमाणु का समस्त द्रव्यमान और समस्त धनावेश उसके नाभिक में केंद्रित रहता है। मतलब धनावेश किसमें होता है, नाभिक में होता है, और द्रव्यमान भी कहां पर रहता है, नाभिक में होता है। जैसे मैं अगर बात करूं, ये परमाणु है, तो परमाणु में ये केंद्र में नाभिक है, तो यहीं पर धनावेश होगा और यहीं पर मास होगा। मतलब ज्यादा से ज्यादा द्रव्यमान कहां पर है, केंद्र में है। तो पहला पोस्टुलेट समझ में आ गया होगा बोहर का। सेकंड समझते हैं, इलेक्ट्रॉनों और नाभिक के धनावेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल। आकर्षण बल, इलेक्ट्रॉन, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन को वृत्ति गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। मतलब अगर नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहे हैं, तो उसको कौन ये बल क्रिएट कर रहा है, मतलब आप कहें सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्रीय बल देने वाला कौन सा बल है, तो आप कह सकते हैं वो नाभिक में धनावेश है और इलेक्ट्रॉन के पास ऋणावेश है, तो उनके बीच में जो स्थिर विद्युत बल लग रहा है वही क्रिएट कर रहा है यहां पर अभिकेंद्रीय बल। तो दूसरा पोस्टुलेट भी समझ में आया होगा। तीसरा पोस्टुलेट समझते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन, ई माइनस का मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सभी संभव कक्षाओं में नहीं घूमते। मतलब ऐसा नहीं कि जितनी भी कक्षाएं सब में घूमते हैं इनके पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग, अपितु कुछ विशिष्ट कक्षाओं में ही घूमते हैं। मतलब इनकी कोई स्पेशल कक्षाएं होंगी, उनमें घूमते हैं। इन कक्षाओं को क्या कहते हैं, स्थायी कक्षाएं कहते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट भी आ गया। मान लीजिए मैं यहाँ नाभिक लूं और यहाँ पर विभिन्न विभिन्न कक्षाएं बोल रहे हैं, तो वो ये कहना चाहते हैं इस पोस्टुलेट में कि ऐसा नहीं कि सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। हो सकता है इस कक्षा में घूम रहे हैं तो इस कक्षा को स्थायी कक्षा बोल रहे हैं, अगर इस कक्षा में घूम रहे हैं तो इस कक्षा को स्थायी कक्षाएं बोल रहे हैं। फोर्थ को समझते हैं, स्थायी कक्षा में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा बेटा कि अगर इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षा में, मान लो ये कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो ये ना तो कोई ऊर्जा उत्सर्जित करेगा ना ही ये अवशोषित करेगा। तो ये ऊर्जा उत्सर्जित और अवशोषित कब करेगा, जब इसका ट्रांजिशन होगा। मतलब ये एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जब जाएगा तब ये ऊर्जा का उत्सर्जन या
अवशोषण करेगा। आगे पढ़ते हैं। ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण उसी समय होता है जब वह एक कक्षा से दूसरी कक्षा में कूदते हैं, ट्रांजिशन होता है। तो चारों पोस्टुलेट्स बोहर के जो थे वो आई होप समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और मैंने देखे हैं पेपर्स में कि आपसे रदरफोर्ड मॉडल की कमियां पूछी जाती है, बोहर मॉडल की कमियां पूछी जाती है, और बोहर मॉडल की क्या खूबियां हैं ये भी पूछी जाती है, मतलब किसमें सफल रहा है। तो जो रदरफोर्ड मॉडल की जो कमियां थी, याद रखिएगा, उसी को आप बोल सकते हैं बोहर का मॉडल सफल हुआ था, बोहर का मॉडल सफल हुआ था। मतलब जो रदरफोर्ड के मॉडल में कमियां थी वो इसके लिए क्या है, मेरिट्स हो गई थी, इसके मतलब ये बता पाए थे। तो देखते हैं रदरफोर्ड मॉडल की कमियां पहले समझते हैं, फिर बोहर मॉडल की कमियां समझेंगे। यह मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। मतलब रदरफोर्ड मॉडल ने ये नहीं बता पाया था कि कहां पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, क्या है, तो ये बताने में कौन सफल रहे थे, बोर्स मॉडल। इसलिए तो उन्होंने बोला था कि स्थायी कक्षा के बारे में किसने बोला था, बोर ने बोला था। तो ये कौन नहीं बता पाए थे स्थायी कक्षा के बारे में, तो रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे। तो ये रदरफोर्ड की एक कमी हो गई, डीमेरिट हो गई। क्या हो गई, ये डीमेरिट हो गई। दूसरा रदरफोर्ड मॉडल की कमी क्या है, तो यह मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। इसमें जैसे हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, वैसी कोई व्याख्या कौन नहीं कर पाया है, तो वो रदरफोर्ड नहीं कर पाया है। लेकिन बाद में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में किसने बात की है, बोहर ने। मतलब ये जो इनकी कमियां है वही बोहर का क्या हो गया, सफलता हो गई, वही उसका क्या हो गया, मेरिट्स हो गई, और ये रदरफोर्ड की क्या है, डीमेरिट्स। अब ठीक है, हमने रदरफोर्ड की डीमेरिट्स देख ली, और वही डीमेरिट्स बोर मॉडल की क्या हो गई, मेरिट्स हो गई, मतलब वो उसमें सफल हो गया। लेकिन क्या बोर मॉडल भी एकदम आइडियल मॉडल था क्या, उसमें कोई कमियां नहीं होगी। तो हम समझते हैं रदरफोर्ड की कमियां तो देख ली है, आप समझते हैं बोर मॉडल की क्या कमियां हैं, या बोर मॉडल के क्या डीमेरिट्स हैं। तो समझिएगा बेटा, इसके हमने 3 डीमेरिट्स लिखे हैं। ऐसे बहुत सारी डीमेरिट्स हो सकती हैं, बट 3 हमने यहां लिखी है। इस मॉडल द्वारा केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु जैसे हाइड्रोजन, आयनित हीलियम के ही हमने स्पेक्ट्रम बता पाए हैं। मतलब हमने इसमें कोई जिसके भाई एक से ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन हो, उनके बारे में तो बताया ही नहीं है। तो ये सिर्फ एक ही एटम, एक ही इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु जैसे हाइड्रोजन, इसके बारे में ही स्पेक्ट्रम, रेखीय स्पेक्ट्रम या जो लाइन स्पेक्ट्रा होता है वो बता पाए हैं। तो ये फेल हो गए। जिनके पास ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बारे में इन्होंने कुछ भी डिस्कस नहीं किया है। तो एक ये समझ में आ गया। दूसरा देखते हैं, कुछ स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता अधिक और कुछ स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता कम होती है। बोर के मॉडल द्वारा इस तथ्य की व्याख्या नहीं की जा सकती है। मतलब बाद में जब इन पर एक्सपेरिमेंट किए होंगे, देखा गया होगा, तो कुछ स्पेक्ट्रल जो रेखाएं हैं वो चमकीली दिखी, कुछ डार्क दिखी, लेकिन इसके बारे में बोर मॉडल में ये नहीं बताया गया है कि क्यों ये चमकीली है, क्यों ये डार्क है, और ये क्या है, इतना ज्यादा क्लियर नहीं बता पाए थे। तो ये असफलता हो गई थी। थर्ड इनकी असफलता क्या थी या कमियां क्या थी वो देखते हैं। कुछ स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता अधिक और कुछ की रेखाओं की तीव्रता कम होती, बोर मॉडल की। हाँ ठीक है, ठीक है। तो तीव्रता अधिक स्पेक्ट्रम, वैसे मैंने इसी को रिपीट कर दिया है। तो ये इस टाइप से हम कह सकते हैं। ऐसे और भी डिमेरिट्स हो सकती है ना। तो आप इसमें देखें, अगर हम देखें तो हमने क्या डिस्कस कर लिए हैं, एक बार शॉर्ट में देखें, क्लियर हो जाएगा हमें। सबसे पहले इसमें साइंटिस्ट नेम की बात करें तो बोर मॉडल हमारा आता है। तो बोर मॉडल के बारे में सारी चीजें हमारे पास हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर बोर के क्वांटम प्रतिबंध की बात करें तो बोर का क्वांटम प्रतिबंध ये है, और आवृत्ति प्रतिबंध की बात करें तो ये है। दोनों प्रतिबंध का मैंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ में बता दिया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। बोर मॉडल के प्रमुख अभिग्रहित या परिकल्पनाएं की बात करें तो ये लगभग 4 मैंने यहां पर लिखी है। आगे बढ़ते हैं। और रदरफोर्ड मॉडल की डीमेरिट्स या कमियां की बात करें, या इसी को हम बोर मॉडल की सफलता की बात करें, तो ये हमने 2 पॉइंट लिखे हैं। और बोर मॉडल की कमियों के भी हमने कितने लिखे हैं, ये दोनों पॉइंट रिपीट हो रहे हैं। तो ये इसके भी कितने पॉइंट्स हैं, 2 ही पॉइंट लिखे हैं, बाकी और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, तो मैंने सिर्फ 2 ही कर दिया। ये इसका
कॉपी एंड पेस्ट हो गया। चलो आई होप समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।